प्यारे बच्चों, आज हम 3 मार्च 2025 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 जेडी को हल करेंगे। इससे पूर्व हम इस सेट के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो यदि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक का हल देखना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न संख्या 1 से 4 तक का हल देख सकते हैं। आज हम प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 का देख रहे पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 के पहले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में यदि फलन इफ सच दैट n टू y fx इक्वल टू 4x+3 द्वारा परिभाषित है, जहां y बराबर y बिलोंग्स टू n सच दैट y बराबर 4x+3 x बिलोंग्स टू n के लिए है, तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5 के का को। देख रहे प्रश्न नंबर 5 के का में दिया है। प्रश्न नंबर 5 का देखिए 5 के का में फलन है f सच दैट n टू y, जहां fx बराबर है 4x+3 और y बराबर देख रहे y बराबर दिया हुआ है y बिलोंग्स टू n सच दैट y बराबर 4x+3, जहां कह रहा है x बिलोंग्स टू n के लिए x बिलोंग्स टू n के लिए। तो देख रहे ये फलन दिया है। इस फलन को हमको दिखाना है कि ये f व्युत्क्रमणीय है, फिर इसके बाद f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब वो एकेकी और आच्छादक हो। तो सबसे पहले हम दिए हुए फलन को एकेकी और आच्छादक सिद्ध करेंगे, तब जाके वो व्युत्क्रमणीय सिद्ध होगा। एकेकी सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू n। तो देख रहे हैं x1 x2 का यदि प्रतिबिंब समान मान लें और वे अवयव भी समान आ जाएं तो सिद्ध हो जाएगा कि फलन एकेकी है। तो इसके लिए f x1 इक्वल टू f x2। आप देख रहे हैं f x1 जैसे कि fx बराबर 4x+3 है, तो ठीक उसी प्रकार f x1 मिल जाएगा 4x1+3 बराबर f x2 लिखेंगे तो 4x2+3। देख रहे हैं +3 दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 4x1 बराबर 4x2, 4 दोनों ओर से कैंसिल हो जाता है, तो देख रहे हैं x1 बराबर x2। तो यहां पर देख रहे हैं चूंकि हमने x1 और x2 पर प्रतिबिंब को समान माना है और वे अवयव भी समान मिल जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि यह दिया हुआ फलन एकेकी है। इसलिए यह एकेकी फलन है, एकेकी फलन है। आच्छादक सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं, माना y सह डोमेन का, माना y सह डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव है, माना y सह डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव है। तो देखें ऐसी स्थिति में fx इक्वल टू y, देख रहे हैं fx बराबर दिया है 4x+3, fx के स्थान पर मान रख करके fx+3 बराबर देख रहे 4x+3 बराबर y। तो यहां से हम x का मान y के पद में निकालेंगे, तो देख रहे हैं x बराबर मिल जाएगा। सबसे पहले 3 को पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर y-3, या x बराबर मिल जाएगा y-3 बटे देख रहे 4 पक्षांतर करेंगे, गुणा में है, भाग में जाएगा, तो x बराबर मिल जाता है y-3 बटे 4, जो कि आप देख रहे हैं ये y-3/4 ठीक है बिलोंग्स टू n के अंतर्गत मिलेगा। सभी y बिलोंग्स टू से डोमेन देख रहे हैं कैपिटल Y दिया है के लिए
इससे स्पष्ट हो जाता है कि सह डोमेन परिसर के बराबर है, अर्थात कह सकते हैं सह डोमेन बराबर परिसर, अर्थात सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होगा, इसलिए यह आच्छादक फलन है। इसलिए यह आच्छादक फलन है। चूंकि दिया हुआ फलन एकेकी और आच्छादक है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है। चूंकि यह फलन एकेकी और आच्छादक है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है। इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है। देख रहे हैं, एक पार्ट तो हमको यही सिद्ध करना था कि यह सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। तो देख रहे हैं, एक पार्ट इस प्रकार से सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद इसका हमको प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। प्रतिलोम फलन के लिए देख रहे हैं, चूंकि दिया है एफ सच दैट एन टू वाई, देख रहे हैं एफ पक्षांतर करेंगे इनवर्स के रूप में जाएगा, एफ इनवर्स वाई टू एन मिल जाएगा, एफ इनवर्स वाई टू एन। और देख रहे हैं एफ एक्स बराबर वाई है, तो ऐसी स्थिति में एफ पक्षांतर करेंगे, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई, इससे एक्स इक्वल टू मिल जाएगा एफ इनवर्स वाई। तो देख रहे हैं एक्स बराबर हमने निकाला है वाई माइनस 3/4, इसलिए एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, एक्स का मान देख रहे हैं वाई माइनस 3/4, ये इस दिए हुए फलन का प्रतिलोम फलन होगा। तो यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का प्रतिलोम फलन है। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही दिए हुए फलन का प्रतिलोम फलन है। यही दिए हुए फलन का प्रतिलोम फलन है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5 के खा में, क्या आलेखी विधि द्वारा उद्देश्य फलन z बराबर -50x + 20y का न्यूनतम मान निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। देखने अवरोध दिए हैं 2x - y ≥ -5, दूसरा है 3x + y ≥ 3, तीसरा है 2x - 3y <= 12, और इसके बाद चौथा है x > (= 0, y > (= 0। तो सबसे पहला कार्य, तो हम दिए हुए अवरोधों के संगत समीकरणों का सबसे पहले हम आलेख खींचेंगे, और आलेख खींचने के बाद हमको ये देखना है कि उन आलेखों के अंतर्गत जो सुसंगत क्षेत्र मिलता है, उस सुसंगत क्षेत्र में कितने कोणीय बिंदु मिलते हैं, और उन कोणीय बिंदुओं पर हम उद्देश्य फलन z का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं प्रक्रिया हमको इस प्रकार से करनी है। सबसे पहले तो देख रहे हैं इस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 5 के खा में उद्देश्य फलन दिया है z बराबर -50x + 20y, और देख रहे हैं अवरोध दिए हैं 2x - y > -5। तो ये हमारे अवरोध दिए हैं। इन अवरोधों के संगत समीकरण का हमको ग्राफ खींचना है। तो देख रहे हैं ग्राफ हम इस प्रकार से खींचेंगे। सबसे पहले x अक्ष y अक्ष, देख रहे हैं फिगर में x अक्ष y अक्ष, इसके बाद 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इन चिन्हों को लगा लेंगे। देख रहे हैं 1 2 3 x अक्ष पर। इसी प्रकार y अक्ष में भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद देख रहे हैं पहले अवरोध का संगत समीकरण लिखेंगे। 2x - y बराबर -5 मिलेगा। देख रहे हैं 2x - y बराबर -5। इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए देख रहे हैं y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 करते हैं, तो -y बराबर -5 या y बराबर 5, अर्थात बिंदु 0,5 मिल जाता है। देख रहे हैं 0,5 ये बिंदु दिया है। एक बिंदु और निकाल करके फिर उन दोनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच देंगे, तो संगत समीकरण का आलेख होगा। देख रहे हैं दूसरा बिंदु x की जगह 1 रख दें, तो 2 1 कम 2 -5 लाएंगे, +5 5 2 7, -y पक्षांतर किए y, तो y बराबर 7 मिल जाता है।
अर्थात वह बिंदु एक साथ इन दो बिंदुओं से होकर आप रेखा खींचेंगे तो ये पहले अवरोध के संगत समीकरण का आलेख होगा। इसके बाद देख रहे दूसरे अवरोध का संगत समीकरण लिखेंगे, 3x + y बराबर 3 मिलेगा। देख रहे ये दूसरे अवरोध के संगत समीकरण को दर्शाया गया है, 3x + y। देख रहे 3x + y बराबर 3। इसको ज्ञात करने के लिए इसमें x अक्ष को देख रहे हैं जहां काटेगा y बराबर 0 करते हैं, 3x बराबर 3 तो x बराबर 1 मिल जाएगा। तो वह बिंदु देख रहे हैं 1 0 मिलेगा, 1 0। तो देख रहे हैं ये बिंदु मिलेगा, y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 करते हैं तो y बराबर 3 अर्थात बिंदु 0 3। इन दोनों बिंदुओं को मिलान करेंगे तो दूसरे अवरोध के संगत समीकरण का आलेख बनेगा। तो देख रहे पहला आलेख ये हुआ, दूसरा आलेख ये बनेगा। इसके बाद तीसरा है संगत समीकरण लिखेंगे, 2x - 3y बराबर 12। देख रहे 2x - 3y बराबर 12। इसमें बिंदु निकालने के लिए देख रहे हैं x अक्ष को जहां काटेगा y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर मिल जाएगा। देख रहे 2 × 12 अर्थात 6 0। तो देख रहे हैं ये बिंदु हमारा 6 0 मिलता है। इसके बाद इसमें एक बिंदु और निकाल करके फिर दो बिंदुओं से होकर जाती हुई रेखा का आप समीकरण खींचेंगे। तो देख रहे हैं x की जगह यदि हम 9 रख दें तो 9 दूनी 18, 12 पक्षांतर करेंगे, 18 - 12 6। देख रहे माइनस में पक्षांतर करेंगे प्लस में, 3y बराबर 6 तो y बराबर 6/3 अर्थात 2। तो बिंदु देख रहे हैं x बराबर 9 रखने में y का मान 2 मिलता है, ये बिंदु है। तो बिंदु 6 0 और 9 2 इनसे मिलाते हुए आप रेखाखंड खींचेंगे तो ये तीनों अवरोधों का संगत समीकरण का आलेख बनेगा। फिर देख रहे हैं x बराबर 0 y बराबर 0 ये हमारे अक्षों के समीकरण होते हैं। अब इसमें हमको सुसंगत भाग निकालने के लिए आप समझेंगे सुसंगत भाग कैसे निकालेंगे। सुसंगत भाग की जानकारी के लिए दिए हुए अवरोधों से में आप मूल बिंदु को प्रतिस्थापित करेंगे। देख रहे हैं यदि x y की जगह हम मूल बिंदु 0 0 रखते हैं तो देख रहे हैं ये पार्ट आपका 0 मिल जाएगा। क्या 0 इज ग्रेटर देन -5 अर्थात मूल बिंदु इसको संतुष्ट करता है। देख रहे हैं इस आलेख से मूल बिंदु की ओर का भाग छायांकित होगा। देख रहे हैं मूल बिंदु इस रेखा के इस साइड में पड़ेगा, इस साइड में इस रेखा के इस साइड के भाग को हम छायांकन कर देंगे। फिर देख रहे हैं दूसरे में 0 0 रखते हैं तो 0 + 0 0। देख रहे हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 0 देख रहे हैं 3 से बड़ा नहीं है अर्थात इस दूसरा जो रेखा है इसमें मूल बिंदु ये है, क्योंकि संतुष्ट नहीं करता है इसलिए इसके मूल बिंदु से दूसरी ओर अर्थात इस डायरेक्शन के भाग को हम छायांकित करेंगे। देख रहे चित्र में इस रेखाखंड से मूल बिंदु की दूसरी ओर का भाग छायांकित करते हुए दिखाया गया है। आप देख रहे हैं तीसरे में यदि हम 2x - 3y यहां पर मूल बिंदु 0 0 रखते हैं तो देख रहे हैं 0 - 0 0 मिलेगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 12। तो देख रहे हैं 0 12 से छोटा है, संतुष्ट करता है अर्थात इस तीसरे रेखाखंड से मूल बिंदु की ओर का भाग ही सुसंगत होगा। तो देख रहे हैं इस रेखा को आगे यदि बढ़ाते हैं तो इसके मूल बिंदु की ओर का भाग अर्थात देख रहे हैं मूल बिंदु से ये विपरीत दिशा होगी, ये मूल बिंदु की ओर होगी। इस भाग का आप छायांकन कर लेंगे क्योंकि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 जो कि पहले चतुर्थांश को दर्शाते हैं। हमको पहले चतुर्थांश के अंतर्गत ही ये छायांकन करना है। तो देख रहे हैं रेखा और अक्षों के बीच का ये उभयनिष्ठ भाग छायांकित करते हुए आपको चित्र में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के बाद देख रहे हैं ये हमारा सुसंगत भाग मिल जाता है और देखने से स्पष्ट है कि ये सुसंगत भाग हमारा अपरिबद्ध है अर्थात परिबद्ध नहीं है कि सारे कोनी बिंदुओं से ये परिबद्ध हो। देखिए ये पार्ट इतना तो हमारा बद्ध है लेकिन ये आगे ऊपर का ओपन है इसलिए ये हमारा अपरिबद्ध भाग कहलाएगा। अब चूंकि ये भाग अपरिबद्ध है इसके लिए हम आप इन कोनीय बिंदुओं पर देख रहे हैं कोनीय बिंदु 0 5 0 3 1 0 6 0 ये 4 कोनीय बिंदु मिलते हैं। इन 4 कोनीय बिंदुओं पर हम उद्देशीय फलन z का मान ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कोनीय बिंदु हमारे 4 कोनीय बिंदु मिले हैं 0 5 0 3 1 0 6 0 z बराबर है -50x + 20y। तो देख रहे हैं बिंदु 0 5 अर्थात x की जगह 0 y की जगह 5 रखेंगे देख रहे हैं 0 हो जाएगा 20 5 100 100 मिल जाएगा। 0 3 रखेंगे x वाला मान 0 और y की जगह 3 रखने में देख रहे हैं 20 3 60। इसी प्रकार से 1 0 रखेंगे तो -50 × 1 -50 ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 0 रखने में देख रहे हैं 6 5 30 -300। तो यहाँ पर देख रहे हैं -300 सबसे कम मान मिलता है। तो चूंकि -300 सबसे कम है जो कि बिंदु 6 0 पर है तो इससे क्या आप कह सकते हैं कि -300 ही न्यूनतम मान है। -300 न्यूनतम मान
हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये -300 न्यूनतम मान निश्चित रूप से तब कहा जाता जब हमारा ये सुसंगत भाग परिबद्ध होता। चूंकि ये अपरिबद्ध है इसलिए -300 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस निष्कर्ष को जानने के लिए हम अब इस दिए हुए उद्देशीय फलन -50x + 20y, चूंकि सबसे कम मान -300 मिला है तो -50x + 20y इज लेस देन -300 का हम आलेख खींचेंगे। तो देख रहे हैं हमको -50x + 20y इज लेस देन -300 सरल करें 10 से भाग दे देंगे तो -5x + 2y इज लेस देन -30। इसका आलेख खींचेंगे और इसका आलेख खींचने पर यदि आलेख द्वारा खुले अर्धतल व सुसंगत क्षेत्र में कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाता है तब z का न्यूनतम मान -300 नहीं होगा। यदि इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा तब जाके ये हमारा न्यूनतम मान होगा -300। इस बिंदु पर अगर उभयनिष्ठ मान मिल जाता है सुसंगत क्षेत्र में खुले अर्धतल में तो फिर -300 हमारा न्यूनतम मान तभी होगा जब इस सुसंगत क्षेत्र के अंतर्गत कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना मिले। तो देख रहे हैं यदि इसका हम आलेख खींचे -5x + 2y = -30। देख रहे हैं इसका हमको आलेख खींचना है। इसका आलेख खींचेंगे तो एक तो देख रहे हैं इसमें बिंदु 6 0 संतुष्ट कर रहा है, x की जगह 6 माइनस देख रहे हैं 6 पंचे 30, y की जगह 0 तो -30 = -30 अर्थात इस बिंदु से होकर जाएगी। दूसरा बिंदु आप देख रहे हैं इसमें एक हम दूसरा बिंदु ले लेते हैं। दूसरा बिंदु देख रहे हैं x की जगह यदि हम 8 रख दें और y की जगह 5 तो 8 × 40 -40, y की जगह 2, y की जगह देख रहे हैं यदि 5 रखेंगे 5 दूनी 10 तो -40 + 10 देख रहे हैं -5 के बराबर मिलता है। तो x अक्ष में 8 की सीध में और y अक्ष में 5 की सीध में अर्थात बिंदु 8, 5। ठीक है, ये बिंदु यदि रखते हैं तो इन दोनों बिंदुओं से होकर मिलान करेंगे तो देख रहे हैं सुसंगत क्षेत्र के अंतर्गत ये बहुत सारे उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाते हैं। जबकि उभयनिष्ठ बिंदु बताया गया एक भी उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है तो फिर -300 इसका न्यूनतम मान नहीं होगा। न्यूनतम मान -300 तभी होगा जब ये सुसंगत क्षेत्र में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना मिले। क्योंकि देख रहे हैं इसमें उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहे हैं इसलिए -300 इसका न्यूनतम मान नहीं होगा। देख रहे हैं इससे स्पष्ट है कि आलेख द्वारा खुले अर्धतल व सुसंगत क्षेत्र में यदि उभयनिष्ठ बिंदु है तब z का न्यूनतम मान -300 नहीं होगा। आलेख से स्पष्ट है कि देख रहे हैं आलेख खींचने पर उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहे हैं इसलिए -300 न्यूनतम मान नहीं होगा। प्रश्न में पूछ रहा था इसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए तो आलेख से स्पष्ट है कि z = -50x + 20y का प्रदत्त विवरोधों के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम मान नहीं है। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका कोई भी न्यूनतम मान नहीं है। इस प्रकार से हम रैखिक प्रोग्रामन के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करेंगे। तो देख रहे हैं इस प्रश्न से बहुत सारे निष्कर्ष सामने आ गए कि अगर हमारा सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, ध्यान दें सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध होगा तभी हमको इसका आलेख खींचना है और यदि ये परिबद्ध होता तो फिर इस आलेख को खींचने की आवश्यकता नहीं थी। वहीं से पता चल जाता यदि परिबद्ध होता तो इस टेबल में जो सबसे बड़ा मान होता वही अधिकतम मान होता, जो सबसे छोटा होता वह न्यूनतम मान होता। लेकिन अपरिबद्ध की स्थिति में हम इसका आलेख खींचेंगे और आलेख यदि इस सुसंगत क्षेत्र के अंतर्गत मिल जाता अर्थात इसमें सुसंगत क्षेत्र में कोई भी एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाए तो फिर ये न्यूनतम या अधिकतम मान नहीं होगा। उसके लिए एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न नंबर 5 के खा का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5 का गा। देख रहे 5 के गा में कह रहा यदि ए तथा बी इन क्रम के दो आव्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय हैं तब सिद्ध करें कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देख रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 अंक में ही ज्यादातर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं इस प्रश्न संख्या 5 के गा को। देख रहे प्रश्न संख्या 5 के गा में दिया है प्रश्न संख्या 5 का गा। देख रहे दिया हुआ है कह रहा यदि ए तथा बी n क्रम के दो व्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय हैं तो सिद्ध करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा से हम जानते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा से
चूंकि ए इनवर्स बराबर आई होता है, इसी का प्रयोग हम करते हुए चूंकि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स सिद्ध करना है, इसलिए ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई होता है। ये व्युत्क्रम आव्यूह की डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन का प्रयोग करते हुए चूंकि हमारे पास फार्मूला है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, आप देख रहे हैं दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर, देखिए दोनों ओर ए इनवर्स से यदि गुणा कर दिया जाए तो फिर इसका मान मिल जाएगा ए इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। तो देख रहे ये हमारा ए इनवर्स का दोनों ओर गुणा करने से मिल जाएगा। अब ए को ए इनवर्स के साथ यदि लिखें तो देख रहे ए इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल टू, आप देख रहे हैं ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स के मिलता है, आई के साथ किसी का भी आप किसी आव्यूह का गुणा कर देंगे तो उसका मान उसी आव्यूह के बराबर होगा। चूंकि ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स होता है, इसका हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है, आपने पढ़ा ए इनवर्स इक्वल टू आई या ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होगा, तो इसी का प्रयोग करेंगे तो मिल जाता है आई बी ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। आप देख रहे हैं इसके बाद आई बी किसी भी आव्यूह में आई से गुणा करेंगे, चूंकि आई बी इक्वल टू बी के होता है, आई बी के स्थान पर हम बी लिख सकते हैं, बी ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। दोनों ओर बी इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों ओर बी इनवर्स से यदि गुणा कर लें, दोनों ओर बी इनवर्स से गुणा करने पर, देखिए दोनों ओर बी इनवर्स से गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा बी इनवर्स बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। फिर देख रहे हैं बी इनवर्स बी इक्वल टू आई के मिलेगा, आई इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। चूंकि आप जानते हैं बी इनवर्स बी इक्वल टू आई के होता है, फिर आई का गुणा किसी भी आव्यूह के साथ करेंगे तो वही आव्यूह मिलता है। इस प्रकार से देख रहे हैं ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यही इसमें हमको सिद्ध करना था। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं इस प्रकार से इसको हम सिद्ध करेंगे, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं अगला प्रश्न हमारा दिया है प्रश्न नंबर 5 का, देख रहे हैं घ नंबर में दिया है कि दो सदिशों ए तथा वेक्टर वी के लिए सिद्ध कीजिए कि मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर वी जब वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ऐसी स्थिति में हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5 के घ को। देख रहे प्रश्न नंबर 5 के घ में दिया है, प्रश्न नंबर 5 का घ, दो वेक्टर ए और बी के लिए, ए और वेक्टर बी के लिए, देख रहे जहां दिया है कि वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर कंडीशन देख रहे दी है कि वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू 0 तथा वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हमको सिद्ध करना है मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। तो देख रहे हैं इसमें हमको ये सिद्ध करना है, चूंकि हम जानते हैं
वेक्टर का वर्ग बराबर उसके मापांक के वर्ग के होता है। तो यदि हम इस फार्मूले का प्रयोग करें तो फिर देख रहे हैं यही इसका मान मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, देखें, वेक्टर का स्क्वायर बराबर मापांक का स्क्वायर, या मापांक का स्क्वायर बराबर वेक्टर के स्क्वायर के मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर ये तोड़ेंगे तो फिर यही बराबर मिल जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए ये इसका मान मिल जाएगा। इसके बाद वेक्टर का स्क्वायर बराबर पढ़े हैं मापांक का स्क्वायर, लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी। आप देख रहे हैं यहां पर चूंकि पीछे हम सर्वसमीका फार्मूले के रूप में पढ़ चुके हैं। देखिए यहां से चूंकि हम जानते हैं x इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो देखिए ए डॉट वी इज लेस देन मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी। तो ये इस कंडीशन में यही मान मिल जाएगा लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी। इसके बाद हमने सर्वसमीका पढ़ा है कि मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर वी। तो यदि इसका प्रयोग करें तो फिर देख रहे हैं यही मिल जाएगा लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर वी। तो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। देखिए दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे, वेक्टर मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर देखिए दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर देखिए दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे, 2 घात से 1 घात मिल जाएगी। मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर वी। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5 का अंगा, कह रहा यदि i बराबर इंटीग्रेशन π/6 से π/3 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x, तो सिद्ध कीजिए कि i बराबर π/12। तो देखिए हमको i बराबर π/12 सिद्ध करके लाना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5 के अंगा भाग को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के अंगा भाग में दिया है, प्रश्न नंबर 5 का अंगा। देखिए 5 के अंगा में i बराबर इंटीग्रेशन π/6 से π/3 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x। देख रहे हैं ये प्रश्न दिया है और हमको सिद्ध करके लाना है i बराबर π/12, ये हमको सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में i दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू देख रहे हैं i का मान दिया हुआ है इंटीग्रेशन π/6 से π/3 1 अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x dx। देखिए 10x को यदि साइन और काश में बदल दिया जाए तो फिर यही बराबर मिल जाएगा π/6 से π/3। देखिए साइन काश में बदलेंगे तो 1 अपान 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट कॉस एक्स
dx। देखिए यदि लासा लेकर के इसको सरल करें तो लासा लेकर सरल करने पर यही मान मिल जाएगा π/6 टू π/3। देखिए रूट cos x अंश में आ जाएगा तो रूट cos x अपान रूट cos x प्लस रूट sin x, रूट cos x प्लस रूट sin x dx। इसको मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद फिर देख रहे हैं इसमें हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करें। प्रगुण नंबर 4 से देख रहे प्रगुण 4 से तो i बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन π/6 से π/3। देख रहे इसमें प्रगुण नंबर 4 हमारा कहता है इंटीग्रेशन a से b fx dx बराबर होता है इंटीग्रेशन a से b f a प्लस बी माइनस x dx। देखें इसी का प्रयोग हम यहां पर करेंगे तो इसके अनुसार मिल जाएगा अंडर रूट काश देख रहे π/6 प्लस π/3 माइनस x अपान अंडर रूट काश π/6 प्लस π/3 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x dx। देखिए इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर π/6 से π/3 देखिए π/6 π/3 जोड़ेंगे तो ये हमारा π/2 मिल जाएगा अंडर रूट cos π/2 माइनस x अपान अंडर रूट cos π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस x dx। देखिए cos π/2 माइनस x बराबर जानते हैं sin x होता है और sin π/2 माइनस x बराबर cos x। तो इन मानों को यदि रख लें तो फिर देख रहे हैं i बराबर इंटीग्रेशन π/6 से π/3 अंडर रूट साइन x अपान अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस x अंडर रूट cos x dx। देखिए ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। आप देखिए पहले और दूसरे समीकरण में देखें तो दोनों का हर समान है, इसलिए पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 देखिए समीकरण 1 और 2 को यदि जोड़ लेते हैं तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए i प्लस आई मिलकर के 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 से π/3 देखिए हर समान है, लाशा ले लेंगे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। देखिए अंश में अंडर रूट साइन एक्स, पहले समीकरण में अंडर रूट कॉस एक्स दोनों जोड़ेंगे तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। देखिए दोनों में अंश और हर समान है, इसलिए ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल करने पर देख रहे हैं एक मिल जाएगा इंटीग्रेशन π/6 से π/3 1 dx। एक का समाकलन चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक का समाकलन x मिल जाएगा। अब इसके बाद फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, π/6 से π/3 लिमिट है। देखिए लिमिट अप्लाई करने पर π/3 माइनस π/6 देखिए लाशा लेंगे 6 लाशा मिल जाएगा, 3 दुनाई 6 2 पाई माइनस 6 कम 6 1 पाई। देखिए 2 पाई से पाई घटाएंगे पाई मिल जाएगा तो ये हमारा 2i बराबर मिला है। i बराबर लिखेंगे तो पाई बटे 6 2 से और गुणा हो जाएगा तो पाई बटे 6 दुनाई 12। तो देख रहे i बराबर पाई बटे 12, यही हमारी पाई बटे 12 देख रहे राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से i बराबर पाई बटे 12 ही हमको सिद्ध करके मान निकालना था। तो देख रहे हैं इस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध कर लेंगे, प्रूव्ड। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं 5वें प्रश्न के बाद अब छठा प्रश्न हम देखेंगे। छठे प्रश्न में दिया हुआ है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है
देखिए प्रश्न नंबर 6 में कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में यदि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x बराबर 0 द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि फलन f एक संतत फलन है। तो देख रहे हैं हमको एक संतत फलन सिद्ध करना है इस दिए हुए फलन को। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, देख रहे दिया हुआ फलन में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6। देख रहे प्रश्न नंबर 6 का फलन एफ एक्स बराबर है, देख रहे एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x यदि कह रहा है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 के बराबर है यदि एक्स बराबर 0, तो फिर इस दिए हुए फलन को हमको एक संतत फलन सिद्ध करना है। संतत के लिए हम जानते हैं फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यदि तीनों मान समान आ जाएंगे तो फिर दिया हुआ फलन संतत फलन होगा। तो देख रहे हैं चूंकि x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू 0 के लिए अलग अलग फलन हैं, इसलिए हम x बराबर 0 पर जांच कर लेंगे और शेष मानों के लिए स्वतः चूंकि एक ही फलन है संतत मिल जाएगा। तो हम x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करते हैं। देखिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सबसे पहले हम फलन की वैल्यू निकालेंगे f0। देखिए x बराबर 0 पर 0 मान दिया है तो फलन की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस एफ एक्स। देखिए 0 माइनस से तात्पर्य है कि 0 से छोटा अर्थात 0 के बराबर नहीं है, तो इस पहले फलन का प्रयोग करेंगे तो यही हमारा देख रहे हैं मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, x के स्थान पर 0 प्लस h रखेंगे जहां h 0 की ओर इंगित करेगा। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f 0 माइनस h। देख रहे हैं 0 माइनस h से तात्पर्य है 0 से छोटा, तो इसमें पहले फलन का प्रयोग करेंगे x के स्थान पर 0 माइनस h रखेंगे तो फिर देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 0 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस h। देख रहे इस प्रकार से सरल करते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। देखिए 0 माइनस h अर्थात माइनस h का स्क्वायर करेंगे h स्क्वायर इंटू फिर देख रहे साइन माइनस थीटा के रूप में है, माइनस बाहर कर लेंगे तो माइनस साइन 1/h। आप देख रहे हैं लिमिट यदि अप्लाई करेंगे तो फिर यही मान मिल जाएगा माइनस देख रहे हैं h 0 का स्क्वायर और साइन का मान जानते हैं -1 और +1 के मध्य में होता है। -1 और +1 के मध्य ये साइन का मान मिलता है। आप देख रहे हैं 0 से गुणा करेंगे तो 0 से गुणा करने पर प्रत्येक संख्या 0 मिल जाती है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 मिलेगा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देख रहे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट देख रहे हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f 0 प्लस एच। देख रहे हैं 0 प्लस एच अर्थात 0 से अधिक है, तो 0 से अधिक के लिए भी देख रहे हैं हम पहले फलन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो चाहे 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, दोनों के लिए इस पहले फलन का प्रयोग करेंगे। तो x के स्थान पर हम 0 प्लस एच रख देंगे तो फिर देख रहे हैं यही मान हमारा मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस एच। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन 1/h। देख रहे हैं लिमिट अप्लाई करने पर 0 का स्क्वायर इंटू साइन का मान जानते हैं -1 और +1 के मध्य। फिर देख रहे हैं 0 के साथ गुणा होगा तो ये मान भी 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समान है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू। तो किसी भी फलन के संतत होने के लिए आवश्यक है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू समान हो। तो यहां पर देख रहे हैं तीनों मान समान हैं, इसलिए दिया हुआ फलन संतत फलन है। यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। देख रहे प्रश्न नंबर 6 के खा में दिया है। प्रश्न नंबर 6 का खा है कि एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर में x बराबर टी स्क्वायर इंटू 3-t/2 द्वारा प्रदत्त है। कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और P तथा Q के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम इस प्रश्न संख्या 6 के खा को। देख रहे हैं प्रश्न 6 के खा में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 का खा, देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 का खा। 6 के खा में एक कार समय t बराबर 0 से पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। देख रहे P बिंदु से चलना प्रारंभ करके Q पर रुक जाती है। तो दो बिंदु P और Q, तो t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है और इसके बाद Q पर जाकर रुक जाती है। तो हमको P और Q के बीच की दूरी निकालना है और P से Q तक पहुंचने में लगा हुआ समय हमको ये दो मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना t सेकंड में कार का वेग v है, माना t सेकंड में कार का वेग v है। तो देख रहे हैं इसमें दूरी का समीकरण दिया है x बराबर, दूरी का समीकरण यदि दिए हुए प्रश्न से लिखें तो x बराबर टी स्क्वायर इंटू, देख रहे 3-t/2 टी स्क्वायर का ब्रैकेट के अंदर यदि गुणा कर दें तो x बराबर मिल जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 1/2 टी क्यूब। अब इसका हम t के सापेक्ष यदि अवकलन कर लें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx/dt इक्वल टू 3 अचर है, t स्क्वायर का करेंगे 2t मिल जाएगा माइनस 1/2 इंटू टी क्यूब का अवकल गुणांक 3t स्क्वायर। तो देखिए सरल करेंगे, सरल करने पर यही हमारा मिल जाएगा 3, देखें कॉमन है और t की भी एक घात कॉमन है तो इसको कॉमन कर लेते हैं। तो शेष बचता है 2 - 1/2t dx/dt। देख रहे हैं dx/dt ये हमारा v अर्थात वेग कहलाता है। चूंकि t बराबर 0 दिए हुए प्रश्न के अनुसार कह रहा t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके Q पर रुक जाती है अर्थात वेग 0 हो जाता है। तो v बराबर 0 पर, देख रहे v बराबर 0 पर तो v का मान रख लें, v हमारा है देख रहे दिया है 3t इंटू 2 - 1/2 t बराबर 0। देख रहे 3 पक्षांतर कर देंगे तो t इंटू 2 - 1/2 t बराबर 0। देख रहे दो खंड मिलते हैं, दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं। यदि t बराबर 0, दूसरा देख रहे हैं यदि 2 - 1/2 t बराबर 0, तो 2 बराबर मिल जाएगा 1/2 t, या दो पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं t का मान 4 मिल जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि बिंदु P और Q पर कार का वेग 0 है। अतः P और Q पर कार का वेग 0 है, कार का वेग v बराबर 0 है। तो देख रहे हैं अब हमको P और Q के बीच की दूरी निकालना है और साथ ही P से Q तक जाने में लगा समय
तो P पर देख रहे हैं क्योंकि 0 सेकंड है और 4 सेकंड में Q पर पहुंचती है, तो P से Q तक जाने में लगा हुआ समय 4 सेकंड है। इसलिए कार Q बिंदु पर 4 सेकंड में पहुंचेगी। P से Q के बीच की दूरी, P से Q के बीच की दूरी, देखिए दूरी का समीकरण दिया है x बराबर टी स्क्वायर इंटू 3 माइनस टी अपान 2, एक्स बराबर टी स्क्वायर इंटू 3 माइनस टी अपान 2। देखिए 4 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लें, तो t बराबर 4 पर x बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं 4 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 4 बटे 2, देख रहे सरल करेंगे 2 दुनाई 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 माइनस 2, देख रहे 3 से 2 घटाएंगे 1 मिल जाएगा, तो 16 गुणे 1 बराबर 16 मीटर, अर्थात PQ के बीच की दूरी 16 मीटर होगी। यही हमको इसमें ज्ञात करना था। P से Q तक जाने में 4 सेकंड लगेंगे और PQ के बीच की दूरी 16 मीटर होगी। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। P से Q तक जाने में 4 सेकंड का समय लगेगा। कार Q बिंदु पर 4 सेकंड में पहुंचेगी, या कह सकते हैं P से Q तक जाने में लगा समय बराबर 4 सेकंड। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का गा। देखिए प्रश्न नंबर 6 के गा में रेखाओं के बीच की कह रहा न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख रहे 2 रेखाओं के समीकरण दिए हैं, इनके बीच की हमको न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो देख रहे प्रश्न नंबर 6 का गा। प्रश्न नंबर 6 के गा में देखें प्रश्न नंबर 6 का गा 2 रेखाओं के समीकरण हैं, जिसमें देख रहे पहली रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर i प्लस j प्लस लेमडा इंटू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और दूसरी रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम दी हुई रेखाओं की मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर v1 और वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर v2 से तुलना करने पर देखिए तुलना करेंगे तो वेक्टर a1 बराबर मिल जाएगा i प्लस j वेक्टर i कैप प्लस j कैप, और देख रहे हैं वेक्टर b1 बराबर मिल जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसके बाद देख रहे हैं दूसरे से तुलना करने पर वेक्टर a2 का मान मिल जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b2 बराबर देख रहे हैं 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब इन दोनों रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमको आवश्यकता होगी वेक्टर a2 माइनस a1 की, और इसके बाद वेक्टर b1 क्रॉस v2। पहले हम इन मानों को निकालते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान ज्ञात करेंगे। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बराबर देखिए a2 का मान दिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस वेक्टर a1 i कैप प्लस j कैप। ठीक है घटाएंगे 2i से i घटेगा i कैप, j कैप से j कैप घटाएंगे तो देख रहे हैं 0 j कैप मिल जाएंगे माइनस k कैप। अब इसके बाद वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर v2 का मान निकालेंगे, जो कि जानते हैं सारणी की सहायता से मिलता है। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर v2 बराबर
पहली पंक्ति में देख रहे हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर दूसरी पंक्ति में वेक्टर b1 से आई जे के का गुणांक लिखना है। b1 में देख रहे हैं 2 -1 1, 2 -1 1। इसके बाद वेक्टर b2 से 3 -5 2। आप देखें पहली पंक्ति को लेकर यदि प्रसार कर लें, r1 को लेकर प्रसार करने पर, r1 को लेकर प्रसार करने पर देखिए यही बराबर मिल जाएगा आई कैप इंटू, देखिए -1 का 2 से गुणा करेंगे तो -2, फिर बीच में माइनस आएगा, -5 1 का गुणा करेंगे -5, देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस जे कैप। इसके संगत देख रहे हैं दूसरा स्तंभ छूटेगा तो 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनाई 4, माइनस 3 और 1 का गुणन करेंगे, 3 एकम 3, प्लस के कैप इंटू, देखिए तीसरा स्तंभ छूटेगा, 2 -5 का गुणा करेंगे तो -10, माइनस 3 -1 का गुणा करेंगे -3, देख रहे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब इसको यदि हम सरल करके लिखें, देख रहे 5 से 2 घटाएंगे 3 मिल जाएगा, 3 आई कैप। 4 से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा, 1 का माइनस जे से गुणा होगा तो माइनस जे, देख रहे -10 + 3 -7, प्लस के से गुणा करेंगे तो -7 के। ये हमारा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मान मिलेगा। अब इसका हम मापांक निकाल लेंगे, मॉड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर अंडर रूट, देख रहे हैं आई के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, प्लस के गुणांक का स्क्वायर, के का गुणांक -7 है, -7 का स्क्वायर। सरल कर लेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 3 का स्क्वायर, देख रहे हैं 9, -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 1 50, 9 59, अंडर रूट 59। इसके बाद फार्मूले में इन मानों को रख देंगे तो दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, देख रहे हैं इसके लिए फार्मूला है, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी बराबर, इसके लिए फार्मूला है मापांक वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपान मॉड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। देखिए ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा मॉड वेक्टर a2 माइनस a1 का मान देख रहे हैं मिला है, वेक्टर a2 माइनस a1 देख रहे हैं आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 देख रहे हैं 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप अपान मापांक का मान देख रहे हैं अंडर रूट 59। आप डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे ठीक है, आई का आई के साथ तो 3 एकम 3, फिर 0 के साथ गुणा होगा 0 मिल जाएगा, -1 का -7 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 7 एकम 7 बटे अंडर रूट 59। ठीक है 7 3 10, 10 का मापांक लेंगे तो 10 ही मिलेगा बटे अंडर रूट 59। इस प्रकार से देख रहे हैं रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का मान आता है, रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी बराबर 10 बटे अंडर रूट 59 इकाई। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10 बटे अंडर रूट 59 इकाई। तो ये दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का मान होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6 का घ, 6 के घ में कह रहा है यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। तो ये हमको इसमें सिद्ध करना है।
तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 के घा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 के घा में दिया है, प्रश्न नंबर 6 का घा, 6 के घा में कह रहा y बराबर cos इनवर्स x। देख रहे हैं ये फलन दिया है y बराबर cos इनवर्स x। इसकी सहायता से हमको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। तो ये हमको इसमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dx बराबर मिल जाएगा काश इनवर्स x का अवकल गुणांक माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें देख रहे हैं यदि पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर लिया जाए, ये मान लीजिए हमारा सभी का नंबर 1 है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर देख रहे माइनस अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला है हर इंटू अंश का अवकल गुणांक। अंश में देख रहे हैं 1 है, 1 का 0 मिल जाएगा, माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक। देख रहे हैं हर का करेंगे तो हर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 है। घात पहले आएगी फिर घात से 1 घटाएंगे, 1/2 माइनस 1। इसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x बटे हर का होल स्क्वायर। ठीक है, हर का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का स्क्वायर जानते हैं अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यदि हम पक्षांतर कर लें, भाग में है पक्षांतर करेंगे गुणा में मिलेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस देख रहे 0 से गुणा होगा 0 मिल जाएगा, फिर माइनस माइनस का गुणा देख रहे प्लस बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यही मान हमारा देख रहे मिल जाता है 1 और x का गुणनफल x। 1/2 से 1 घटाएंगे तो देख रहे माइनस 1/2 नीचे लाएंगे घात प्लस में 1/2 मिल जाएगी और 1/2 घात का मतलब जानते हैं अंडर रूट। इस प्रकार से देख रहे यही बराबर मिल जाएगा माइनस देख रहे माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम अलग कर लेते हैं इंटू शेष देख रहे हैं x बचता है। आप समीकरण 1 से मान रख लें, देख रहे माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर dy बाई डी एक्स है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर देखिए समीकरण 1 से मान रख लेंगे तो फिर यही बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर देख रहे समीकरण 1 में यही मान हमारा दिया हुआ है। देख रहे समीकरण 1 में ये बराबर dy बाई डी एक्स के है तो dy बाई डी एक्स इंटू देख रहे हैं x। अब इसको यदि हम पक्षांतर कर लें तो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में मिल जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हमारा अगला प्रश्न दिया है छठे के अंगा नंबर में, कह रहा यदि एक्स वाई जेड 3 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड बराबर पी एक्स इंटू पी वाई अपान एक्स इंटू पी जेड अपान एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो देखें ये हमको इसमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर छठे के अंगा भाग को। देख रहे छठे के अंगा भाग में दिया है प्रश्न नंबर 6 का अंगा भाग। देखिए इसमें कह रहा यदि एक्स वाई जेड 3 स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि
एक्स वाई जेड तीन स्वतंत्र घटनाएं हैं, तीन स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको सिद्ध करना है, देख रहे हैं पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड बराबर पी एक्स इंटू पी वाई अपान एक्स इंटू पी जेड अपान एक्स इंटरसेक्शन वाई। देख रहे ये दिया है पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड बराबर पी एक्स इंटू पी वाई अपान एक्स इंटू पी जेड अपान एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए ये हमको सिद्ध करना है, तो इसके हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में दिया है, राइट हैंड साइड में इसका मान है पी एक्स इंटू पी वाई अपान एक्स इंटू पी जेड अपान एक्स इंटरसेक्शन वाई। आप देख रहे हैं इसमें यदि इन फार्मूलों को हम लगाएं, चूंकि जानते हैं पी वाई अपान एक्स बराबर होता है, चूंकि हमारे पास फार्मूला है पी वाई अपान एक्स इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपान पी एक्स, ये मान रख देंगे। इसी प्रकार इस तीसरे भाग को भी, तो पी एक्स इंटू पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपान पी एक्स, और इस तीसरे भाग का देख रहे हैं मान लिखें तो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड अपान पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसमें हम देख रहे हैं, देख रहे हैं पी एक्स ऊपर नीचे है, पी एक्स ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई भी ऊपर नीचे है, इसको भी ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो शेष बचता है पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। देख रहे यही प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है और यही हमको सिद्ध करके लाना था। प्रूव्ड। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7। देख रहे प्रश्न नंबर 7 में क्या निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए जिसमें आप भी ए का मान दिया है, और इसके लिए हमको दर्शाना है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, और फिर इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं आप भी ए दिया है, और जो हमको सिद्ध करना है उसमें ए क्यूब ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, ए इंटू ए कर लेंगे आप भी गुणन से, ए और ए का गुणनफल करेंगे ए स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद ए क्यूब निकालने के लिए ए क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू ए, तो जो ए स्क्वायर मान मिला है उसका और ए के साथ पुनः गुणा कर देंगे तो ए क्यूब मिल जाएगा। फिर प्रश्न की आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ए क्यूब ए स्क्वायर ए और आई इन चारों मानों को रख करके संगत पदों को आपस में जोड़ेंगे, तो देखें जोड़ने पर सारे अवयवों का मान 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा राइट हैंड साइड मिल जाएगी। फिर करा इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है, इसमें दोनों ओर आप ए इनवर्स से गुणा करके फिर ए इनवर्स का मान निकालेंगे। यह प्रक्रिया इस प्रश्न को हल करने की है। तो इसके पूर्व में इस प्रश्न को हम हल कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यह प्रश्न हमारा इस प्रकार से हल होगा। देख रहे हैं इस प्रश्न को हल करने में आप ध्यान देंगे इस प्रकार से करना है। देख रहे हैं प्रश्न में ए दिया है और ये हमको सिद्ध करना है, उसके बाद ए इनवर्स का मान भी निकालना है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर ए इंटू ए और ए का गुणन, देख रहे हैं आप भी गुणन के रूल से आप गुणन कर लेंगे, तो देख रहे हैं सरल करने पर ए स्क्वायर का मान मिलता है। जैसे ए स्क्वायर मिल जाए फिर आप ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, देख रहे हैं ए स्क्वायर इंटू ए गुणा कर लेंगे, फिर वही गुणन रूल लगाएंगे, तो देख रहे हैं ये ए क्यूब का मान मिल जाएगा। देखिए चूंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता इसलिए हमने इस प्रश्न को चूंकि पूर्व में लगा चुके थे, इसलिए सीधे आपको लेकर के इसी से समझा देते हैं। इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न की हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ए क्यूब ए स्क्वायर ए और आई ये चार मान रख देंगे। इसके बाद आपको करना है -6 का इस आव्यूह के अंदर गुणा कर देंगे, 5 का इसके अंदर, 11 का इसके अंदर। इसके बाद सारे पहले पहले अवयवों को आप देख रहे हैं गुणा करने के पश्चात इस प्रकार बनेगा। फिर आप संगत सभी पहले अवयवों को जोड़कर लिखेंगे, दूसरे अवयव को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में प्रक्रिया करना है। तो देख रहे हैं सरल करने पर जैसे देख रहे हैं 8 5 13, 13 10 23 1 24, माइनस में 24, ये पूरा कट करके 0 मिल जाता है।
इसी प्रकार 7 5 12 माइनस में 12 ये भी कट करके 0। इस तरह से हल करेंगे तो देख रहे हैं सारे अवयव शून्य मिल जाते हैं और यही हमको सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0 के। तो देख रहे हैं एक भाग आपका ये मिल जाएगा। इसके बाद आगे कह रहा था इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं चूंकि ये हम सिद्ध कर चुके हैं, दोनों ओर ए इनवर्स से आप गुणा कर लेंगे। गुणा देख रहे हैं इस प्रकार से होगा। इसके बाद ए इनवर्स का पद आप इधर रखेंगे, बाकी सारे पदों को आप पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर देख रहे हैं इनवर्स का पद लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी सारे पद राइट हैंड साइड में हो जाएंगे। यहां पर भी देख रहे हैं ए स्क्वायर ए और आई का मान रख करके फिर ऊपर की तरह प्रक्रिया होगी, संगत अवयवों को आपस में आप जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर देख रहे हैं इस प्रकार से बन जाएगा। देख रहे हैं ए स्क्वायर का मान, ए का मान और आई का मान रख करके फिर आप माइनस का ब्रैकेट के आव्यूह के अंदर गुणा कर देंगे, इसमें 6 का गुणा, इसमें -5 का। इसके बाद फिर उसी प्रकार से आप संगत अवयवों को जोड़ लेंगे और 11 ए इनवर्स है तो ए इनवर्स लिखेंगे, 11 पक्षांतर होकर के गुणा से भाग में मिल जाएगा। तो ये हमारा ए इनवर्स का मान मिलेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप हल कर लेंगे और यदि हल करने में कहीं कोई समस्या आए तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य आप अवगत कराएंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है, देखिए प्रश्न नंबर 7 के खा में दिया है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय। देखिए 3 समीकरण दिए हैं कि को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो देखें इन आप दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण से हल करने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले हम दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax बराबर b के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद a के सारणिक का मान निकालते हैं। सारणिक का मान निकालने के पश्चात a के सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सह गुणनखंड के पश्चात एडजॉइंट a, एडजॉइंट ए से फिर हम ए इनवर्स का मान निकालते हैं और ए इनवर्स बराबर जानते हैं एडजॉइंट ए अपान मॉड ए होता है। इसके बाद आव्यूह समीकरण जो हमारा ए एक्स बराबर बी था उससे एक्स बराबर ए इनवर्स बी रख करके एक्स एक्स वाई जेड और ए इनवर्स बी उनका आपस में गुणा करके दोनों ओर से तुलना कर लेंगे तो फिर एक्स वाई जेड के मान आव्यूह विधि से मिल जाते हैं। तो ये प्रश्न को हम पीछे के सेट में हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे प्रश्न नंबर 8 में दिया है, प्रश्न नंबर 8 है। देख रहे प्रश्न नंबर 8 में क्या निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में हल कीजिए dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपान 2x प्लस 2y प्लस 3। तो देख रहे हैं इस अवकल समीकरण को हमको हल करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 के का को, प्रश्न नंबर 8 का देख रहे दिया है dy अपान डी अपान डी एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस 1 अपान 2x प्लस 2y प्लस 3। देख रहे इस प्रकार से ये अवकल समीकरण दिया है और इस अवकल समीकरण को हमको हल करना है। इसके लिए चूंकि देख रहे हैं एक समघाती अवकल समीकरण है तो समघाती अवकल समीकरण की विधि से इसको हम हल करेंगे। हर से भी देख रहे हैं यदि हम 2 कॉमन कर लें तो x प्लस वाई के रूप में बन जाएगा। x प्लस वाई अंश में है तो x प्लस वाई बराबर देख रहे हैं चूंकि यह समघातीय अवकल समीकरण है इसलिए इसमें मान लेंगे, माना x प्लस वाई बराबर v। आप देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का 1 मिल जाएगा प्लस y का dy अपान डी एक्स बराबर v का dv अपान डी एक्स। देख रहे हैं dy अपान डी एक्स यदि निकालें तो dy अपान डी एक्स बराबर मिल जाएगा dv अपान डी एक्स माइनस 1। इन मानों को यदि हम दिए हुए अवकल समीकरण में रख लें तो देख रहे हैं dy अपान डी एक्स के स्थान पर dv अपान डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू देख रहे हैं x प्लस वाई को हमने v माना है तो v प्लस 1 अपान फिर देख रहे हैं 2 कॉमन कर लेंगे तो 2v प्लस 3। इसके बाद -1 को यदि हम पक्षांतर कर लें तो देख रहे हैं -1 को पक्षांतर करेंगे तो फिर यही बराबर मिल जाएगा dv अपान डी एक्स बराबर
v प्लस वन अपान टू वी प्लस थ्री, देखिए माइनस वन प्लस वन के रूप में आएगा। अब यदि हम इसका लासा ले लें तो देख रहे हैं लासा मिल जाएगा टू वी प्लस थ्री, तो v प्लस वन प्लस टू वी प्लस थ्री, सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा, v और टू वी मिल करके थ्री वी, और देख रहे हैं तीन प्लस एक चार बटे टू वी प्लस थ्री, तो ये हमारा डी वी अपान डी एक्स का मान होगा। इसके बाद हम v वाले पदों को एक और कर लेते हैं, तो देख रहे हैं पक्षांतर कर लेंगे, टू वी प्लस थ्री अपान थ्री वी प्लस फोर डी वी, और डी एक्स पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अब इसके बाद देख रहे हैं दोनों ओर का यदि समाकलन किया जाए, दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में अंश और हर में घातें समान हैं, तो इसकी सबसे पहले हम आंशिक भिन्न बनाएंगे। तो देख रहे हैं आंशिक भिन्न इसकी इस प्रकार से बनेगी, वन प्लस, देख रहे हैं यहां पर यदि इसकी आंशिक भिन्न बनाएं तो इसका जो मान मिल जाएगा, देख रहे हैं यदि हर से अंश में भाग देंगे तो भागफल प्लस शेषफल बटे हर के रूप में लिखेंगे, तो भागफल इसका मिलेगा दो बटे तीन बार जाएगा, दो बटे तीन प्लस शेषफल एक बटे तीन मिलेगा बटे हर थ्री वी प्लस फोर डी वी इंटीग्रेशन वन डी एक्स। आप देख रहे हैं यहां पर आप यदि देखें तो यदि लासा लेकर के सरल करेंगे तो देख रहे हैं ऊपर वाले के बराबर मिल जाएगा, तो दोनों ओर का अब हम समाकलन करेंगे। पहले में देख रहे हैं दो बटे तीन अचर है, बाहर यदि करते हैं तो एक बचेगा, एक का समाकलन चूंकि v के सापेक्ष कर रहे हैं तो v मिल जाएगा, प्लस इसमें देख रहे हैं एक बटे तीन इंटू वन अपान थ्री वी प्लस फोर का समाकलन, आप जानते हैं वन अपान ए एक्स प्लस बी का समाकलन वन अपान ए लॉग ए एक्स प्लस बी के रूप में होता है, इसका मिल जाएगा वन अपान थ्री लॉग माड थ्री वी प्लस फोर इक्वल टू, देख रहे हैं वन का समाकलन एक्स प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। अब इसको हम सरल करेंगे, दो बटे तीन v का मान रख देंगे, v देख रहे हैं हमने एक्स प्लस वाई बराबर v माना था, प्लस एक बटे नौ लॉग माड, देख रहे हैं v का मान यहां भी रखेंगे एक्स प्लस वाई, तो थ्री का गुणा है तो थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर बराबर एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा, ये हमारा इस दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 8 का खा कह रहा हल कीजिए वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। तो देखें इस प्रश्न को हमको हल करना है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8 के खा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 के खा में दिया है, प्रश्न नंबर 8 का खा, देख रहे हैं प्रश्न 8 का खा, हल कीजिए अवकल समीकरण है वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। देख रहे ये अवकल समीकरण है, इसको सबसे पहले हम मानक रूप में बदलेंगे। देख रहे यदि इसको हम मानक रूप में बदलें, डी वाई को पक्षांतर करेंगे तो डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपान, देखिए वन प्लस वाई स्क्वायर को पक्षांतर कर लेंगे। इसके बाद देख रहे दोनों में यदि अपान करके अलग अलग लिखें तो फिर यही हमारा बन जाएगा डी एक्स अपान डी वाई बराबर टेन इनवर्स वाई अपान वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान वन प्लस वाई स्क्वायर। आप देखें इस माइनस वाले पद को यदि पक्षांतर करके हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो फिर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा डी एक्स अपान डी वाई प्लस वन अपान वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई अपान वन प्लस वाई स्क्वायर। देखें तो ये रैखिक अवकल समीकरण के मानक रूप में है, जो कि
डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के रूप का है, जो कि रैखिक अवकल समीकरण का जो द्वितीय रूप है उस रूप में बन जाता है। रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण का द्वितीय रूप है। पहले रूप में जानते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में होता है। तो देखें इसमें आप तुलना करेंगे, तुलना करने पर p का मान मिल जाता है। p बराबर देख रहे हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और q का मान टेन इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे। तो IF बराबर हमारे पास फार्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन p dy। तो इसमें देख रहे हैं हम p का मान रख देंगे तो फिर यही बन जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। देख रहे हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स y होता है, e की पावर टेन इनवर्स y। तो देख रहे हैं ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान मिल जाएगा। इसके बाद यदि इसका हम व्यापक हल देखें तो व्यापक हल मिलेगा। व्यापक हल के लिए फार्मूला है, देख रहे हैं व्यापक हल होता है x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस कांस्टेंट c। देखिए इस फार्मूले में मान रख देंगे तो x इंटू आई एफ का मान मिला है e की पावर टेन इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन q का मान देख रहे हैं टेन इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ देख रहे हैं e की पावर टेन इनवर्स y डी वाई प्लस कांस्टेंट c। तो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में हम टेन इनवर्स y को t के बराबर मान लें, माना टेन इनवर्स y बराबर t। देख रहे हैं माना टेन इनवर्स y बराबर t। इसका अवकलन करेंगे तो टेन इनवर्स y का अवकल गुणांक जानते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी। तो देख रहे हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ये हमारे डी टी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे टेन इनवर्स y को हमने t माना है तो t इंटू ई की घात t और देख रहे हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ये डी टी बन जाएंगे प्लस कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं दो फलन हैं, खंडशः का फार्मूला लगाएंगे तो खंडशः समाकलन का फार्मूला हम जानते हैं पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक t का अवकल गुणांक 1 मिलेगा इंटू दूसरे का समाकलन e की घात t का समाकलन e की घात t, फिर देखते हैं पूरे का समाकलन प्लस कांस्टेंट c। इस प्रकार से सरल करेंगे तो t इंटू ई की पावर t माइनस देख रहे हैं e की घात t का समाकलन e की घात t प्लस c। देखें पहले दो पद से e की घात t कॉमन मिल जाएगी और t का मान रख लें, t देख रहे हैं टेन इनवर्स y है इंटू ई की घात t कॉमन करने के बाद देख रहे हैं t माइनस 1 t का मान रखेंगे तो टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। देख रहे हैं ये मान हमारा x इंटू ई की घात टेन इनवर्स y बराबर मिलता है। यदि e की घात टेन इनवर्स y का दोनों ओर भाग दे दें तो देख रहे हैं भाग देने पर x बराबर इसमें से भाग देने में कट जाएगा टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस c और देख रहे हैं इसमें भाग देंगे और भाग वाला अंश में ले जाएंगे तो माइनस घात में मिलेगा c इंटू ई की पावर माइनस टेन इनवर्स y। तो देख रहे हैं ये इस दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देख रहे हैं कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, जिसमें प्रश्न नंबर 9 का है सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस कास 4x अपान 2 dx इक्वल टू 1। हमको 1 सिद्ध करके लाना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9 के का भाग को।
देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 के काम में दिया है। देख रहे कह रहा सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट 1 + cos 4x/2 dx इक्वल टू 1 सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं प्रश्न की हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड दी है। प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट 1 + cos 4x/2 dx। देखिए यहां पर हमको cos 4x का ऐसा मान रखना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो फिर यही मिल जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट। देखिए 1 प्लस cos के पद में मान रखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x -1/2 dx। देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद शेष बचता है इंटीग्रेशन 0 से π/2। देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो cos स्क्वायर 2x का वर्गमूल देख रहे हैं, ये हमारा मॉड cos 2x के रूप में मिलेगा, मॉड cos 2x dx। देख रहे हैं ये इसका मान आएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो मॉड cos 2x की हमारे पास दो कंडीशन होंगी। देख रहे हैं चूंकि लिमिट 0 से π/2 दी है, यदि हम 0 रखते हैं x के स्थान पर तो cos 0 का मान 1 और π/2 रखेंगे तो दो तो कैंसिल होकर के cos π -1 और देख रहे हैं 1 और -1 के मध्य में 0 मिलेगा। इसलिए 0 की बात करें cos 90 का मान होता है तो 90 यानी x की जगह π/4 रखेंगे तो ये हमारा मॉड cos 2x, इसको आप दो भागों में विभक्त कर लेंगे तो देख रहे हैं मॉड cos 2x बराबर मिलेगा मॉड cos 2x इक्वल टू इसके दो पार्ट हो जाएंगे। पहले पार्ट में ये प्लस के साथ cos 2x होगा यदि जब x का मान 0 से बड़ा होगा और π/4 से छोटा या उसके बराबर होगा, और माइनस cos 2x जब x की वैल्यू π/4 से लेकर के π/2 तक होगी। तो इस प्रकार से मॉड cos 2x को हम दो भागों में विभक्त करके इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2, देख रहे हैं पहले cos 2x dx, फिर देख रहे हैं प्लस लिमिट देख रहे हैं 0 से π/4 की स्थिति में मिलेगी, फिर π/4 से π/2 की स्थिति में देख रहे हैं यही मान हमारा माइनस cos 2x होगा, माइनस cos 2x dx। अब देखिए cos 2x का यदि हम समाकलन करें, cos 2x का समाकलन जानते हैं sin 2x/2 लिमिट 0 से π/4। दूसरे फलन में देख रहे हैं माइनस को यदि हम बाहर कर लें फिर cos 2x का समाकलन करेंगे sin 2x/2 लिमिट π/4 से देख रहे हैं π/2। अब इसको हम सरल कर लेंगे, देख रहे हैं 1/2 दोनों में है, 1/2 हम बाहर कर लेंगे। अब इसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, देख रहे हैं पहले फलन में sin 2 × x के स्थान पर π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin 2 × 0। तो देख रहे हैं ये पहले फलन, फिर माइनस दूसरे में आप देख रहे हैं पहले हम अपर लिमिट का प्रयोग करेंगे sin 2 × π/2 माइनस sin 2 × π/4। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं तो सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा 1/2। देखें 2 से 4 कैंसिल करेंगे, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल करेंगे। देख रहे sin π/2, sin π/2 1 के बराबर होता है, -2 × 0 0 sin 0 का मान 0 माइनस देख रहे sin π 0 माइनस sin π/2 1। इस प्रकार से देख रहे ब्रैकेट के अंदर यदि हम सरल करें 1 - 0 1, फिर देख रहे माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 1 2, 1/2 × 2, 2 देख रहे हैं ऊपर नीचे से कट जाएगा तो यही बराबर 1 के मिल जाता है। और देख रहे हैं हमको सिद्ध करके बराबर 1 ही लाना था, तो इस प्रकार से राइट हैंड साइड मिल जाती है, यही हमको इसमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। आशा है कि इस प्रश्न को आप
स्टेप टू स्टेप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसके बाद यदि हम अगले प्रश्न को देखें, देख रहे प्रश्न नंबर 9 की खा में दिया है, कह रहा है यदि आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, देख रहे इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो आई का मान ज्ञात करना है। अर्थात इस दिए हुए फलन का समाकलन ज्ञात करना है। लिमिट इसकी 0 से पाई, देख रहे इस दूसरे में स्पष्ट है लिमिट 0 से पाई, तो हमको आई का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हम इसके पूर्व कई सारे सेटों में हल कर चुके हैं, तो इसको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। और बच्चों यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। यदि कोई समस्या हो, किसी प्रकार का सुझाव है, तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल देख सकते हैं। और इसके बाद और अन्य सेटों को देखने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले सेटों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।